हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्विज़र में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 17 नवंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इस वीडियो की PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी जो PDF है वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 8 मंथ की यानी कि जनवरी 2022 से लेकर के अगस्त 2022 तक की अगर आपको PDF ई बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ से आप इसकी PDF ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके साथ ही अगर आपको सितंबर मंथ की या अक्टूबर मंथ की PDF ई बुक डाउनलोड करनी है तो उसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और दोस्तों, अगर इसे डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में वाराणसी के लिए कौन सा शिपयार्ड देश का पहला हाइड्रोजन ईंधन सेल कटरमैन वेसल का निर्माण करेगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, कोचीन शिपयार्ड। तो याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट ये रहेगा। अगला है, राज्य सरकार उत्तर प्रदेश इनोवेशन फंड कितने रुपए की निधि से सृजित करेगी? तो यूपी सरकार जो है लगभग 4000 करोड़ रुपए की निधि से सृजित करेगी। अगला है, हाल ही में सीएम योगी आदित्यनाथ ने किस जिले को 575 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का तोहफा दिया है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट होगा, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट को। अगला है, भारत अमेरिका संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास जो युद्ध अभ्यास है 2022 का, ये कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट होगा, उत्तराखंड में। अगला है, भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने का कॉन्ट्रैक्ट किसे मिला है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट होगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को। अगला है, फसल की खेती और खपत को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने 10 नवंबर 2022 को मिलेट डे मनाया? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट होगा, ओडिशा ने। अगला है, अंडर 19 मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो अंडर 19 मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 का जो होगा इसकी मेजबानी करेगा श्रीलंका। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला है, वांगला महोत्सव ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये जो वांगला महोत्सव है ये संबंधित है मेघालय से। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। अगला है, कबड्डी विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो कबड्डी विश्व कप 2025 की जो मेजबानी है वो करेगा वेस्ट मिडलैंड्स ब्रिटेन का। तो याद रखेंगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। तो दोस्तों, ये कल के क्वेश्चंस थे जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय इनो रेल प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट होगा, लखनऊ में। दोस्तों, इनो रेल प्रदर्शनी ये जो है कहाँ पे आयोजित होगी? तो लखनऊ में ये आयोजित की जाएगी और RDSO स्टेडियम में। लखनऊ में जो RDSO स्टेडियम है यहाँ पर ये आयोजित की जाएगी। कब से कब तक? तो 17 से लेकर के 19 नवंबर तक ये आयोजित होगी। इस बार ये जो अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी है इनो रेल प्रदर्शनी, इसमें 10 देशों की 125 कंपनियाँ हिस्सा ले रही हैं। इनो रेल 2022 में अधिकतर कंपनियां इलेक्ट्रिक ट्रेनों से जुड़ी तकनीक साझा करेंगी। इनो रेल का आयोजन CII और RDSO मिलकर कर रहे हैं। इनो रेल प्रदर्शनी का उद्देश्य क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मौजूदा रेलवे से जुड़ी तकनीकी को एक मंच पर लाना, ये इसका उद्देश्य है। और दोस्तों, पिछले अगर हम बात करते हैं, जो पिछली प्रदर्शनी है उसमें जापान की बुलेट ट्रेन के साथ साउथ कोरिया और रूस की हाई स्पीड ट्रेन बनाने वाली कंपनियों ने भी हिस्सा लिया था। और इस बार भी लगभग कितने? तो 10 देशों की 125 कंपनियां जो है इस प्रदर्शनी में हिस्सा लेंगी। और जो ट्रेन है यानी रेलवे से जुड़ी हुई जो तकनीकी है उसको यहाँ पर जो है साझा किया जाएगा। तो आप याद रखेंगे, इनो रेल प्रदर्शनी ये कहाँ पर आयोजित की जाएगी? तो यूपी के लखनऊ में ये आयोजित की जाएगी। 17 नवंबर से लेकर के 19 नवंबर तक ये आयोजित होगी। अगला है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस वैज्ञानिक ने कपड़े रसायन की बजाय एंजाइम से तैयार करने की एक नई तकनीकी खोजी है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा बी, प्रोफेसर AK पात्रा ने।
दोस्तों 16 नवंबर 2022 को उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान विभाग के वैज्ञानिक हैं प्रोफेसर A.K. पात्रा। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एक नई तकनीकी खोजी है। दरअसल दोस्तों क्या है कि जो कपड़े हैं वो रसायन की बजाय अब किससे तैयार किए जाएंगे, तो ये जो है अब एंजाइम से तैयार किए जाएंगे। ये इन्होंने तकनीकी खोजी है और इसका जो प्रयोग है वो भी लैब में किया जा चुका है और जो प्रयोग है वो सफल हुआ है। एंजाइम की तकनीकी से बने कपड़े मानव शरीर और पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इसमें पर्यावरण के मित्र एंजाइम को विभिन्न केमिकल के विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और इसके साथ ही कपड़ा खराब होने या फटने पर फेंकने की स्थिति में भी ये जो कपड़ा है उसे लाभ होगा। कैसा लाभ होगा, तो ये जो एंजाइम है ये मिट्टी में जाएंगे और उसे जो है क्या करेंगे, उर्वर बनाएंगे। जो मिट्टी है उसको भी उर्वर करेंगे। ये एंजाइम पानी या मानव शरीर को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो यहाँ से आप याद रखेंगे कि हाल ही में जो है प्रोफेसर A.K. पात्रा ये कहाँ के वैज्ञानिक हैं, तो उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान विभाग के वैज्ञानिक हैं और इन्होंने क्या किया है कि जो कपड़े हैं वो रसायन के बजाय अब एंजाइम से तैयार किए जा सकते हैं। ऐसी तकनीकी इन्होंने खोजी है। तो नाम याद रखेंगे प्रोफेसर A.K. पात्रा का। अगला है लोक कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने में किस मंडल को पहला स्थान मिला है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, बरेली को। दोस्तों लोक कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने में जो बरेली मंडल है इसे पहला स्थान मिला है। उत्तर प्रदेश कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग की तरफ से एक सूची जारी की गई है और इसमें जो है बरेली को पहले स्थान पर रखा गया। बरेली के बाद मेरठ और इसके बाद अयोध्या और इसके बाद आगरा। तो ये जो है जो मंडल हैं इनको स्थान दिया गया है और जो पहले स्थान पर रहा है वो है बरेली मंडल। वहीं कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग द्वारा जारी की गई जनपदों की सूची में बरेली मंडल के 2 जिले जो है इसमें टॉप 5 में शामिल हुए। इसमें बदायूं को तीसरा और बरेली को 5वां स्थान मिला है। तो यहाँ से आप याद रखेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि लोक कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने के मामले में उत्तर प्रदेश का कौन सा मंडल जो है ये पहले स्थान पर है, तो ये है बरेली मंडल। अगला क्वेश्चन है हाल ही में जारी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स यानी कि CCPI 2023 में भारत किस स्थान पर रहा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट होगा, 8वें स्थान पर। दोस्तों हाल ही में क्या है, एक रिपोर्ट जारी हुई है, कौन सी, तो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स यानी CCPI, ये रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट में जो है कितने देश शामिल रहे, तो 63 देश जो है इसमें शामिल रहे और 63 देशों की सूची में जो हमारा इंडिया है वो 8वें स्थान पर पहुंच गया है। भारत को यह रैंकिंग उसके कम उत्सर्जन और नवीकरणीय ऊर्जा के बढ़ते उपयोग के आधार पर दी गई है। दोस्तों इस रैंकिंग में अगर हम देखें कि पहला स्थान जो है वो किस देश को मिला है, तो इसको आपको समझना है। इस बार क्या हुआ है, जो ये 2023 की रैंक जारी की गई है, तो इसमें जो है किसी भी देश को पहला स्थान नहीं मिला, दूसरा स्थान नहीं मिला और तीसरा स्थान भी नहीं मिला। दरअसल दोस्तों क्या है कि शुरुआत के जो 3 स्थान हैं 1, 2 और 3, ये जो है कैसे रहे हैं, खाली रहे, यानी कि 3 स्थान तक किसी भी देश को नहीं रखा गया। क्यों नहीं रखा गया, तो इसलिए क्योंकि इसके लिए जो है एक रेटिंग फिक्स की जाती है और उस रेटिंग में क्या है कि अगर उस रेटिंग को किसी भी देश ने नहीं लिया तो वो जो रैंकिंग है वो खाली रहेगी। इसी तरह से फर्स्ट, सेकंड और थर्ड की जो रेटिंग थी वो किसी भी देश ने नहीं प्राप्त कर पाई है, उसके लिए किसी भी देश का जो स्कोर है वो उतना नहीं रहा, इसलिए जो टॉप के 3 है वो जो स्थान है वो खाली रहा। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि चौथे स्थान पर कौन सा देश रहा, तो वो रहा है डेनमार्क। इसको याद रखेंगे, चौथे स्थान पर डेनमार्क रहा, इसके बाद स्वीडन और इसके बाद चिली का स्थान आता है। अब अगर हम बात करें बड़े देशों की, जैसे अमेरिका है, कनाडा है, रूस है, तो ये किस रैंकिंग पे रहे, तो जो अमेरिका है ये 52वें स्थान पर रहा, कनाडा 58वें स्थान पर रहा, जो रसिया है ये 59वें स्थान पर रहा और जो ईरान है ये लास्ट 63वें स्थान पर रहा, जो परफॉर्मेंस में वेरी लो कैटेगरी में शामिल है। यह रिपोर्ट जर्मन वॉच न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट ऑफ क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा तैयार की गई है। तो कई बार ये भी पूछा जाता है कि किसके द्वारा रिपोर्ट जारी की गई, तो ये जो रिपोर्ट है वो जर्मन वॉच न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट ऑफ क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के द्वारा जारी की गई है। दोस्तों इसमें हम अगर बात करते हैं कि जो स्कोर है वो कितना रहा है देशों का, तो जो डेनमार्क है ये चौथे स्थान पर रहा और इसका जो स्कोर है वो कितना रहा, तो वो आप यहाँ पे याद रखेंगे,
इसका रहा है 79.61। ये जो है डेनमार्क का स्कोर रहा। और अगर हम अपने इंडिया की बात करते हैं तो हमारा जो इंडिया है वो 8वें स्थान पर रहा और इंडिया का जो स्कोर है वो कितना है, तो ये है 67.35। ये याद रखेंगे। तो इस तरह से जो शुरुआती के 3 स्थान है वो किसी भी देश को नहीं मिले और जो चौथे स्थान पर है वो डेनमार्क रहा और जो हमारा इंडिया है वो 8वें स्थान पर रहा है। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जनजातीय आबादी को शोषण से बचाने के लिए PESA यानी कि पेशा अधिनियम लागू किया है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट होगा डी, मध्य प्रदेश ने। दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में जनजातीय आबादी को शोषण से बचाने के लिए क्या किया है, एक पेशा अधिनियम लागू किया है। पेशा अधिनियम क्या है, तो अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार अधिनियम, इसको लागू किया गया। इसका उद्देश्य क्या है, तो ग्राम सभाओं की सक्रिय भागीदारी के साथ अनुसूचित जो जाति है, अनुसूचित जाति के लोगों को शोषण से बचाना, यही इसका क्या है, यही इसका उद्देश्य है। इसकी शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर की है। अनुसूचित क्षेत्रों में इस अधिनियम के लागू होने से जनजातीय आबादी के अधिकारों को संरक्षण मिलेगा और इसके साथ ही उनकी पहचान और परंपराओं को भी संरक्षित किया जा सकता है। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने पेशा अधिनियम लागू कर दिया है, तो ये जो है लागू किया है मध्य प्रदेश सरकार ने। और ये जो पेशा अधिनियम है इसका क्या मतलब है, तो अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार अधिनियम है। इसका उद्देश्य क्या होता है, तो जो जनजाति आबादी है उसको जो है शोषण से बचाना, ये इसका उद्देश्य होता है। दोस्तों इसके अलावा अगर हम देखें जो पेशा अधिनियम है, इससे और किस तरह का लाभ जो है वो जनजातीय आबादी को मिलेगा, तो दोस्तों जो ये पेशा अधिनियम है इसके लागू होने से जो अनेक प्रकार की राज्य में योजनाएं चलाई जाती हैं जिनके बारे में इनको जानकारी नहीं होती है, तो इसके माध्यम से जो है उनको जागरूक भी किया जाएगा और क्या होगा, तो इससे उनका जो जीवन है वो सुलभ होगा। इसके साथ ही अगर हम देखें ये जो पेशा अधिनियम लागू हुआ है, इसके माध्यम से क्या होगा, तो इसके माध्यम से उनके अधिकारों को भी संरक्षण मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से याद रखेंगे। पेशा अधिनियम जो है लागू किया गया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। अगला है सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। कौन सा अवार्ड है, याद रखेंगे, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट होगा बी, कार्लोस सौरा को। दोस्तों स्पेनिश फिल्म निर्देशक हैं कार्लोस सौरा, इनको जो है भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 53वें संस्करण में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। कार्लोस सौरा को स्पेन के सबसे प्रसिद्ध फिल्म निर्माताओं में से एक माना जाता है और उनकी फिल्मों ने कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीते हैं। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि जो 53वां सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है ये किसको दिया जाएगा, तो कार्लोस सौरा को दिया जाएगा। और दोस्तों ये साल 2022 का अवार्ड है, इसको भी आप यहाँ से याद रखेंगे। दोस्तों ये जो सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है ये भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव द्वारा स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है और ये किसे दिया जाता है, तो ये ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जिसने विश्व सिनेमा के विकास और विकास में उत्कृष्ट योगदान दिया हो। तो ऐसे व्यक्ति को जो है इससे सम्मानित किया जाता है। पहली बार अगर हम देखें जो सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है ये पहली बार कब दिया गया था, तो याद रखेंगे आप 1999 में जो है ये पहली बार दिया गया था। और दोस्तों ये जो सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है ये कौन देता है, तो भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ये जो है इसको प्रदान करता है। ये चीज़ याद रखेंगे। और पिछला अगर बात करते हैं 2021 का, वो किसको दिया गया था, तो मार्टिन स्कॉर्सेस और इस्तेवान इस्जाबो, नाम याद रखेंगे आप। 2021 का अगर हम देखें किसको दिया गया था, तो मार्टिन स्कॉर्सेस और इसके अलावा दिया गया था इस्तेवान इस्जाबो। तो ये दोनों नाम याद रखेंगे। ये 2021 के प्राप्तकर्ता हैं और 2022 के जो प्राप्तकर्ता हैं वो है कार्लोस सौरा। तो यहाँ से आप इनका नाम याद रखेंगे। अगला है राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट होगा ए, 16 नवंबर को। दोस्तों भारतीय प्रेस परिषद को सम्मानित करने के लिए हर साल 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। यह दिन देश में एक स्वतंत्र और जिम्मेदार प्रेस की उपस्थिति का प्रतीक होता है।
प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया भी भारतीय प्रेस की गुणवत्ता की जांच करती है और पत्रकारिता गतिविधियों पर नजर रखती है। इस बार 16 नवंबर 2022 को जो ये राष्ट्रीय प्रेस दिवस है, ये कौन सा है? तो 56वां राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जा रहा है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस पहली बार साल 1966 में मनाया गया था, जब प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी और देश में इसका संचालन शुरू हो गया था। तो यहाँ से आपको क्या याद रखना है कि भारतीय प्रेस परिषद को सम्मानित करने के लिए हर साल जो राष्ट्रीय प्रेस दिवस है ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 16 नवंबर को। और उद्देश्य क्या है? तो भारतीय प्रेस परिषद को सम्मानित करने के लिए, और इसके साथ ही इसका जो उद्देश्य है वो क्या है? तो प्रेस के बारे में लोगों को जागरूक करना। तो ये जो है यही इसका उद्देश्य होता है। तो याद रखेंगे जो राष्ट्रीय प्रेस दिवस है वो 16 नवंबर को मनाया जाता है। अगला है आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2022 प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे चुना गया? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट होगा ए, सैम करन को। आईसीसी पुरुष टी20 में शानदार प्रदर्शन के लिए जो इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं सैम करन, इनको आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2022 का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। करन ने इंग्लैंड को ट्रॉफी दिलाने में बड़ी भूमिका निभाई। वह डेथ ओवरों में एक प्रमुख गेंदबाज के रूप में उभरे हैं। तो यहाँ से इनका नाम याद रखेंगे कि आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2022 में किसे प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया? तो सैम करन को, जो कि इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। अगला है उपन्यास हम यहाँ थे। ये जो उपन्यास है इसके लिए 31वें बिहारी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट होगा, मधु कांकरिया को। दोस्तों जो प्रसिद्ध लेखक हैं मधु कांकरिया, इनको 31वें, और जो डॉक्टर माधव हाडा हैं इनको 32वें बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यहाँ से याद रखेंगे दोनों की 31वें बिहारी पुरस्कार से किसको? तो मधु कांकरिया को, और जो 32वां बिहारी पुरस्कार है इससे डॉक्टर माधव हाडा को सम्मानित किया गया। मधु कांकरिया को उनके 2018 के उपन्यास हम यहाँ थे के लिए सम्मानित किया गया, और जो माधव हाडा हैं इन्हें 32वां दिया गया है। तो ये किस लिए दिया गया? तो उनकी 2015 की पुस्तक पचुरंग चोला पहर सखीरी, इसके लिए जो है इन्हें 32वें बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बिहारी पुरस्कार हर साल हिंदी या राजस्थानी में पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित एक उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है, और इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा इसकी स्थापना 1991 में की गई थी। तो यहाँ से दोनों याद रखेंगे, 31वां और 32वां। 31वां जो बिहारी पुरस्कार है वो दिया गया है मधु कांकरिया को, और जो 32वां बिहारी पुरस्कार है वो डॉक्टर माधव हाडा को। अगला है निम्न में से किस खिलाड़ी को भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग के सदस्य के रूप में चुना गया? ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट होगा, उपरोक्त सभी। दोस्तों हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ के, याद रखेंगे भारतीय ओलंपिक संघ आईओए के एथलीट आयोग के सदस्य के रूप में 10 प्रतिष्ठित खिलाड़ियों को शामिल किया गया। अब ये जो एथलीट आयोग के 10 खिलाड़ी चुने गए हैं तो वो खिलाड़ी कौन कौन से हैं? तो ओलंपिक पदक विजेता हैं एमसी मैरी कॉम, इनके नाम याद रखेंगे। एमसी मैरी कॉम हो गई, पीवी सिंधु हैं, मीराबाई चानू और गगन नारंग, 4 खिलाड़ी ये हैं। इसके अलावा आयोग में जो 10 खिलाड़ी चुने गए हैं उसमें टोक्यो ओलंपिक रजत पदक विजेता भारोत्तोलक मीराबाई चानू शामिल नहीं, 2012 के ओलंपिक कांस्य पदक विजेता गगन नारंग शामिल हैं, टेबल टेनिस खिलाड़ी अचंता शरद कमल हैं, हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल, तलवारबाज भवानी देवी और नौकायन खिलाड़ी बजरंग लाल और पूर्व शॉटपुट खिलाड़ी ओपी करहाना। तो ये 10 खिलाड़ी हैं जिनको भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग के सदस्य के रूप में चुना गया। तो ये 10 खिलाड़ी हैं, इनके नाम याद रखेंगे। दोस्तों अगर हम बात करें भारतीय ओलंपिक संघ की, तो यहाँ से आपको कुछ बातें याद रखनी है कि जो भारतीय ओलंपिक संघ है आईओए, इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी? तो याद रखेंगे 1927 में इसकी स्थापना हुई। भारतीय ओलंपिक संघ का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें तो वो भी आप याद रखेंगे नई दिल्ली, न्यू दिल्ली में जो है इसका क्या है? हेडक्वार्टर है, ये भी याद रखेंगे। इसके साथ ही अगर हम बात करें कि भारतीय ओलंपिक संघ के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो एडले सुमरीवाला ये जो है अध्यक्ष हैं भारतीय ओलंपिक संघ के। तो ये कुछ 2-3 बातें हैं भारतीय ओलंपिक संघ से, ये आपको चीज़ें याद रखनी है। और अभी जो 10 सदस्य चुने गए हैं, 10 खिलाड़ी चुने गए हैं वो कौन कौन से, तो इनके नाम भी यहाँ से याद रखेंगे। तो दोस्तों ये थे 17 नवंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए।
अब हम देखते हैं कल की वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल की वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था कि कौन सी राज्य सरकार लखपति महिला कार्यक्रम शुरू करने जा रही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट था, उत्तर प्रदेश सरकार। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे रोज़ कहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। और यहीं से आपको ये भी याद रखना है कि जो हमने आपको कराया था लखपति दीदी योजना, ये किस राज्य से संबंधित है, तो वो आप याद रखेंगे उत्तराखंड से संबंधित है। ये है आज का क्वेश्चन। वर्ष 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा। यहाँ पर जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों सभी लोग कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन का आंसर जरूर करें। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि इस सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।